Good morning everyone. बच्चास वेलकम टू माय चैनल कोर्स क्लासेस। बच्चा मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के थियोरटिकल एस्पेक्ट दैट इज लीगल थियोरटिकल एस्पेक्ट पर काम किया। ठीक है बच्चा, अब मैं उन्हीं पर बेस्ड आपके स्किल्स को चेक करूंगा और डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड MCQ। ठीक है ना। चलिए, सो टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैं क्या कवर कर रहा हूं? लीगल एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलो बेटा आंसर करते हैं। आइए बेटा, MCQ किस चीज के? फंडामेंटल्स की। चलिए एक एक करके करते हैं, पढ़ते चलते हैं, करते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज, बताइए बेटा क्या आंसर है? पहला लिखा है बिजनेसेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे कहते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। यस बेटा, म्यूचुअल एजेंसी तो होना ही चाहिए। यस, और दूसरा बिजनेस तो होना ही चाहिए। पार्टनरशिप तो बिजनेस के लिए बनता है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए कभी पार्टनरशिप नहीं बनती। हाँ, तो बिजनेस भी होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो मेरे बेटा क्या आंसर रहेगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द पार्टनरशिप बेटा सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बेटा पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, जिसका मतलब है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो आंसर विल बी ए। सर बाकी भी पॉइंट है, यस बाकी भी पॉइंट है, बट कंक्लूसिव पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज पॉइंट ए। ओके, सो वन का आंसर इज ए। अगला, द मैक्सिमम मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड इन। मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं, और ये किस एक्ट में दिया है? मैंने अभी भी आपसे कहा था, ये दिया है कंपनीज एक्ट में। इज इट क्लियर? किस में दिया है? कंपनीज एक्ट में। चार ऑप्शन थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पर बेटा पार्टनरशिप की जो मैक्सिमम सीलिंग है वो किस एक्ट में दी है? कंपनीज एक्ट। सो योर आंसर विल बी सी। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। बेटा मैंने बताया था कब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 को। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है? गॉड सर फर्स्ट में ही लिखा है 1 अक्टूबर 1932। सो थर्ड का आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन ये नहीं है। ओके, पार्टनरशिप एक्सटेंड्स टू। बेटा मैंने कहा था पार्टनरशिप पूरी कंट्री पर लागू हो रही है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था। तो आंसर क्या होगा? होल ऑफ इंडिया। ये लिखा है होल ऑफ इंडिया। सो आंसर क्या होगा? ए होगा। बाकी में कश्मीर को हटाया हुआ है। ओके बेटा, बिफोर पार्टनरशिप एक्ट came into force, provision relating to partnership was contained in। बताइए जब पार्टनरशिप एक्ट नहीं था तो फिर पार्टनरशिप किस एक्ट से कवर होती थी? बेटा मैंने जस्ट अभी बताया था चैप्टर 11। क्या बताया था? याद करो बेटा, चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बेटा बताइए जब एक्ट नहीं था तो पार्टनरशिप किससे कवर होती थी? चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो बेटा इसमें कौन सा है? इसमें लिखा है 5, 6, 7, ये लिखा है 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी।
ओके, द टर्म पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी है? इज इट क्लियर? बेटा अब जान लो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी है। बेटा हर एक्ट की जो डेफिनेशन है वो हमेशा 2 में ही दी रहती है, क्योंकि हर एक्ट के फर्स्ट सेक्शन में उसका इंट्रोडक्शन दिया रहता है, तो डेफिनेशन हमेशा 2 में ही मिलेगी। तो आंसर क्या होगा? और सर आंसर विल बी ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज, बेटा मैंने कह दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी। तो दिया है एग्रीमेंट, हाँ जरूरी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, बिजनेस जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला बेटा अभी हमने कहा कि पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए हो सकती है, नॉन बिजनेस या नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी के लिए कभी पार्टनरशिप नहीं बनाई जाती है। पार्टनरशिप इज ओनली मेंट फॉर बिजनेस, नॉट मेंट फॉर एनी अदर नॉन बिजनेस एक्टिविटी। तो बेटा बताइए बिजनेस मीन्स, बिजनेस में क्या क्या है मेरे बेटा? बिजनेस में ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन तीनों ही होते हैं। तो बताओ बेटा बिजनेस में क्या क्या शामिल है? बेटा जो ये शॉपकीपर होते हैं वो ट्रेड करते हैं, वो भी बिजनेस है। बेटा मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये ऑक्यूपेशन है। इज इट क्लियर? बेटा टेलरिंग वगैरह का काम क्या है? ऑक्यूपेशन है। और बेटा प्रोफेशन मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ये क्या है? प्रोफेशनल है। ये भी क्या है? बिजनेस है। तो बेटा बताइए बिजनेस में क्या है? बिजनेस में ट्रेड भी शामिल है, ऑक्यूपेशन भी शामिल है, प्रोफेशन भी शामिल है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सो आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम, मैंने कहा था पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। किससे बनती है? कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। तो बेटा इन्होंने कहा पार्टनरशिप ऑपरेशन ऑफ लॉ से बनती है, नहीं स्टेटस से बनती है। बेटा स्टेटस से तो HUF में लोग मेंबर बनते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैंने बताया एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जो एग्रीमेंट से बनता है, ना कि लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ से या स्टेटस से। तो आंसर क्या होगा? और सर आंसर होगा सी। ओके, पॉइंट नंबर 10, एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप कैन बी, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? मैंने बताया था बेटा ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। लेट्स सी द ऑप्शन। कह रहे ओरल और राइटिंग, बिल्कुल सही। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सही। तो क्या लिखा है पॉइंट डी में? बोथ ए एंड बी, मतलब आंसर क्या होगा? डी होगा। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल as well as in writing, it can be expressed as well as implied. So answer both A and B होगा. So answer will be D. Okay. Partners कैन बी, बेटा मैंने तो आपको बताया पार्टनर्स एक्टिव भी हो सकते हैं, स्लीपिंग या डोरमेंट भी हो सकते हैं, नॉमिनल भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज डी। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 लोगों से पार्टनरशिप बन जाती है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। Maximum number of partners who can form a partnership for carrying any business activity, maximum members कितने हैं? बेटा 50 मेंबर हैं। और किस एक्ट में दिया है? इंडियन कंपनीज एक्ट में दिया गया है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और हुए तो बिजनेस इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। सो आंसर क्या होगा? बेटा सी होगा, मैक्सिमम 50 ही हो सकते हैं। बेटा लिखा है वेयर द नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड्स द मैक्सिमम परमिसिव लिमिट फॉर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप बिकम्स, यदि बेटा 50 से ज्यादा लोग हो गए तो बेटा पार्टनरशिप क्या बन जाएगी? इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। सो आंसर क्या होगा?
सी होगा। क्या होगा? सी होगा। हाँ, बाद में 50 के ऊपर बेटा लिमिट किस में होती है? कंपनी में। तो ये लोग अपने को चाहे तो फर्म से कंपनी में ट्रांसलेट करा सकते हैं, बट 51 लोगों के साथ पार्टनरशिप विल बिकम एन इलीगल एसोसिएशन, सो द आंसर विल बी सी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी कैसा हो सकता है? राइटिंग में हो सकता है, बिल्कुल सही। ओरल हो सकता है, बिल्कुल सही। एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड हो सकता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। आंसर इज डी। ओके, चलिए अगला बेटा 16th। A and B agrees to share profit of the business and the losses are borne by A only। बताइए, the agreement is valid। A और B ने किस बात के लिए एग्रीमेंट किया है? शेयरिंग प्रॉफिट। तो बेटा याद करिएगा, पार्टनरशिप एक्ट में प्रॉफिट शेयरिंग की ही बात है, ना कि लॉस की बात है। इज इट क्लियर? तो आप इस तरीके की पार्टनरशिप बना रहे हैं जहां प्रॉफिट दो लोग बांटेंगे लेकिन लॉस एक ही बांटेगा। जी भैया, हो सकता है, क्योंकि पार्टनर्स में एक कैटेगरी होती है पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली। तो पार्टनर प्रॉफिट के लिए ही बन सकते हैं, वो लॉस लेने से मना कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, ऐसा बिजनेस अलाउड है। और कैसा बिजनेस माना जाएगा? वैलिड। सो आंसर क्या होगा? डी। बेटा ए एंड बी हैविंग अ जॉइंट हाउस। ए और बी का जॉइंट हाउस है, लेट इट टू सी। इन्होंने सी को किराए पर उठा दिया एंड शेयर रेंट अमंग देमसेल्फ, और ये लोग रेंट को शेयर करते हैं। दे आर, बेटा रेंट बांटने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता है। इन्हें हम क्या कहेंगे? को ओनर्स कहेंगे। तो कोई भैया यदि जॉइंट हाउस को किराए पर उठाकर एंड दे आर शेयरिंग रेंट, इट नेसेसरली मेक इट अ पार्टनरशिप। इन लोगों के रिश्ते को हम क्या कहेंगे? को ओनर। सो आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पॉइंट नंबर 18। When a partners of a firm agrees to share his profit with an outsider, जहां एक पार्टनर अपना प्रॉफिट आउटसाइडर के साथ शेयर करता है, मींस वो आउटसाइडर को पार्टनर तो बना नहीं सकता, वो क्या बनाता है? सब पार्टनर। क्या बनाता है? सब पार्टनर। तो व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ फर्म अग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट विद एन आउटसाइडर, वी कॉल इट सब पार्टनरशिप। क्या कहते हैं इसे हम? सब पार्टनरशिप। तो बेटा आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर। When a person becomes a partner with another for a particular adventure or undertaking, बताइए बेटा, जहां पर एक फर्म एक पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए बनाई जाती है, बेटा याद रखना, ऐसी फर्म को हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म वो फर्म है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस या एडवेंचर या अंडरटेकिंग्स के लिए बनाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? ऐसी फर्म को हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे। इन्होंने ऑप्शन दिया पार्टनरशिप एट विल, ये कुछ भी नहीं है। Next, when the partners carry on the business even after the expiry of the agreed fixed period, it becomes, भैया जी फर्म माना एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई थी। किस पीरियड के लिए बनाई गई थी? इज इट क्लियर? फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई थी, लेकिन पीरियड खत्म हो गया लेकिन फर्म चलती रही। तो ऐसी फर्म को क्या माना जाएगा? ये कैसी फर्म है कि एक फिक्स पीरियड के लिए बनाया गया, पीरियड खत्म हो गया लेकिन फर्म चल रही है? तो अब फर्म का स्टेटस क्या होगा? याद रखना, ऐसी फर्म को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। अब इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एट विल। और पार्टनरशिप बाय विल में मतलब आंसर क्या होगा? ए होगा। आर्गेटिंग पार्टनरशिप एट विल आंसर होगा। सर ये इलीगल नहीं हो जाएगी? नहीं बेटा, ये इलीगल नहीं होगी, इसका स्टेटस हो जाएगा पार्टनरशिप एट विल। ओके। पर्सन्स
person who have entered into the partnership with one another, persons who have entered into the partnership with one another are individually, बताइए क्या कहते हैं, पार्टनर्स ABC तीनों साथ साथ आए, ABC तीनों साथ साथ आए तो इन्हें इंडिविजुअली बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। ओके 22, A partnership at will is a partnership in which, बेटा partnership at will वो पार्टनरशिप है जहां पर कोई भी पार्टनर नोटिस देकर फर्म को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप है जहां पर कोई भी पार्टनर रिटन नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। So, a partnership at will is a partnership in which duration is not fixed, duration is fixed, dissolve on the completion of the adventure और लिखा है dissolve at any time। तो बेटा पार्टनरशिप एट विल कभी भी नोटिस देकर डिसॉल्व की जा सकती है। सो डिसॉल्व एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस, तो इसका मतलब वो फर्म जो एक नोटिस देकर कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है, ऐसी फर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल। सो आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। Person who have entered into the partnership with one another are collectively persons। कलेक्टिवली क्या कहते हैं बताइए बेटा, ABC पार्टनर बने हैं इंडिविजुअली, तो बेटा हम इन्हें क्या कहते हैं, पार्टनर्स। क्या कहते हैं बेटा, पार्टनर्स। बट बेटा तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, फर्म। क्या बोला जाता है, फर्म। तो बताइए बेटा, ABC इंडिविजुअली दे आर टर्म्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली वी कॉल देम नॉट पार्टनर्स, वी कॉल देम फर्म। ओके, सो आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए में दिया है फर्म। Where ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड, इट इज। बेटा जहां पर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बाई विल। क्या कहेंगे, पार्टनरशिप बाई विल, where the duration of partnership is not fixed। नहीं, पार्टनरशिप बाई विल नहीं कहेंगे, ना पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे, ना सब पार्टनरशिप कहेंगे। तो बेटा इसका आंसर क्या है, इज इट क्लियर? इसका आंसर नन ऑफ दीज है। सो बेटा where the duration of partnership is not fixed, it is not partnership by will, it is not particular partnership, it is not sub partnership। बेटा इसे क्या कहेंगे हम, ये किसी भी तरीके का नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट एक्टिवली इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इसको तो आप बहुत जल्दी आंसर कह देंगे। क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए। अगला है बेटा, माइनर इज आ। क्या माइनर, बेटा मैंने माइनर के लिए आपको कहा कि आप उसे पार्टनर नहीं बना सकते, बिकॉज वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं है। हाँ, आप उसे क्या बना सकते हैं, बेनिफिशियरी बना सकते हैं। तो बताओ बेटा, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिटेड ऑफ द फर्म। भैया जी माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं, बट बेटा वो सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। किसके लिए, मतलब ही बी लाइक फेयर वेदर फ्रेंड। इज इट क्लियर? भैया जी वो अच्छे, जब तक फर्म प्रॉफिट में है आप उसे प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन वो लॉस के लिए पार्टनर नहीं बन सकता। तो माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट। इज इट क्लियर? तो बेटा आंसर क्या होगा, डी। तो याद रखना, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बट इफ यू वांट टू मेक हिम अ बेनिफिशियरी यू कैन मेक हिम। इज इट क्लियर? बट ही विल नेवर गोइंग टू शेयर द लॉस ऑफ द बिजनेस। Person who does not take active part in the conduct of the business is a dormant partner। is a dormant partner। वो आदमी जो पैसा लगा देता है लेकिन भैया कहता है मैं काम वाम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे पार्टनर को हम लोग डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग
हेल्पिंग पार्टनर के नाम से जानते हैं। सो आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट वन, a person who lends his name to the firm without having any real interest in the firm। एक आदमी जो अपना नाम दे देता, lends his name, लेकिन फर्म में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं? जो नाम दे देते हैं, ना काम करते हैं, ना पैसा लगाते हैं, ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर। क्या कहते हैं? सो बेटा ऐसे पार्टनर को हम लोग नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज गिवन शेयर बाय अ पार्टनर। भैया जी एक पर्सन जिसे पार्टनर अपना शेयर करके दे रहा है, ना कि फर्म दे रही है, ऐसे पार्टनर को हम लोग सब पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब पार्टनर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को क्या कहते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को पार्टनर बाय एस्टॉपिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपिल भी कहते हैं। देखो भैया क्या कहते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपिल भी कहते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टॉपिल। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्लियर? चलिए, A and B agrees to work together but shall receive the payment and make wages to B। बेटा A और B साथ साथ काम कर रहे हैं, बट A B को क्या देगा? वेजेस देगा, ना कि प्रॉफिट शेयर करेगा। बेटा क्या रिश्ता है? और सर वेजेस दे रहा है तो फिर ये क्या रिश्ता है? मास्टर सर्वेंट का रिश्ता माना जाएगा, ना ये पार्टनर का रिश्ता है, ना वर्कर्स का रिश्ता है। ये रिश्ता कैसा होगा? मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता होगा, जहां पर एक पर्सन को हम क्या शेयर कर रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं। ऐसे रिश्ते को पार्टनरशिप नहीं, मास्टर एंड सर्वेंट का रिश्ता कहते हैं। Next one, for a valid partnership there must be sharing of profit। यस भैया बिल्कुल होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ लॉस का भैया कोई बात नहीं की गई है। इज इट क्लियर? बोलो भैया। बोथ ए एंड बी, बिल्कुल कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर भैया? तो आंसर क्या होगा? ए होगा। फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लॉस का एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं है। जब लॉस नहीं है तो ये बाकी तीन हो ही नहीं सकते। सो आंसर क्या होगा? ए होगा। याद रखना वैलिड पार्टनरशिप में शेयरिंग प्रॉफिट की बात है, ना कि लॉस की। In the absence of agreement to the contrary, all partners are। बताओ बेटा, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, या बनाया है लेकिन कुछ कंटेंट, कुछ पॉइंट्स उसमें रखना भूल गए हैं, तो बताइए क्या होगा? और सर आपने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया सेक्शन 13 लागू होगा। पहचानिए। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी ऑल पार्टनर्स आर, बताइए क्या है? क्या है बेटा? ये पॉइंट ध्यान से देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनर जो प्रॉफिट बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। यहां दिया है कैपिटल रेशियो में, बिल्कुल नहीं। इज इट क्लियर? नॉट प्रॉफिट नहीं बटेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो यदि एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो याद रखना प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली। आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन, अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू। मैंने कहा ना भाई साहब, माइनर तो सिर्फ बेनिफिट के लिए बनाया जा सकता है और किसी काम के लिए नहीं। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, और सर ये बताइए माइनर की क्या कोई लायबिलिटी नहीं होती है? यस बेटा, यदि माइनर ने कोई भी फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है फर्म में रहते हुए, तो बेटा उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से या प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। बट बेटा माइनर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है। फिर समझ लीजिए बेटा, माइनर कोई फ्रॉड भी करे ना, तो बेटा उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से या उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं। बट बेटा माइनर के खिलाफ इंडिविजुअली, पर्सनली हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा माइनर के अगेंस्ट कोई फ्रॉड नहीं बनता।
तो देखिए बेटा, द लायबिलिटी ऑफ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉपर्टी। बेटा पहले ही पॉइंट में आपको मिल गया कि माइनर की लायबिलिटी बस कहां तक है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से और प्रॉपर्टी से कुछ भी आप कवर कर सकते हैं, बट उससे पर्सनली कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। तो बेटा आंसर क्या होगा? ए होगा। ईच पार्टनर ऑफ द फर्म इज, भैया मैंने आपसे कहा ईच पार्टनर, पार्टनर क्या है? पार्टनर बेटा एक दूसरे के एजेंट हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल हैं। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल म्यूचुअल एजेंसी। तो देखिए कह रहे हैं एजेंट ऑफ द फर्म, बिल्कुल हर पार्टनर एजेंट है। प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, हाँ प्रिंसिपल भी है। तो बेटा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो आंसर विल बी सी। क्लियर जी। अ पार्टनर who has not entered into the partnership, एक पार्टनर जो पार्टनरशिप में तो एंटर नहीं हुआ है बट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, मतलब जो पार्टनरशिप में तो एंटर नहीं हुआ है लेकिन पार्टनर ना होने के बाद भी अपने एक्शन से, अपने कंडक्ट से अपने को क्या बता रहा है कि वो क्या है? पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो बेटा कोई है? हाँ गॉड सर है, सी आंसर है। As per accounting view, partnership firm is treated as, बताइए भैया, पार्टनरशिप फर्म क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? याद रखना बेटा, पार्टनरशिप फर्म पर एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म पर एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि फर्म का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता है। ठीक है ना? तो आइए, एज पर द अकाउंटिंग व्यू पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। नो, स्कॉट सर ने मना किया है, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यस। पार्टनरशिप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता। सो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। Which of the following characteristics are related with the partnership firm? कौन सा characteristics है जो पार्टनरशिप फर्म्स का है? 2 or more person, बिल्कुल भैया चाहिए। एग्रीमेंट बिल्कुल चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल चाहिए। ऑल दी अबव, यस। सो आंसर इज डी, सभी चीजें पार्टनरशिप के लिए जरूरी है। Which of the following characteristics is regarded as prima facie evidence? Prima facie as evidence in deciding whether a particular business is partnership firm or not. बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, profit sharing is a prima facie evidence and mutual agency is a conclusive evidence. बेटा एक पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है, इसका प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। तो ये कौन सा एविडेंस पूछ रहे हैं? प्राइमा फेसी एविडेंस पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग। क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग। तो आंसर क्या होगा? ए। अगले में बेटा पूछा है कंक्लूसिव एविडेंस। Which of the following characteristics is regarded as conclusive evidence in deciding whether a particular business is a partnership firm or not? बेटा prima facie evidence क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट। बट conclusive evidence अभी भी क्या कहा है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। तो आंसर क्या होगा? डी। बच्चा याद रखना, प्रॉफिट बांटना प्राइमा फेसी एविडेंस है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। सो आंसर क्या होगा? डी। Which of the following rights are available to a partner? बेटा पार्टनर्स को इसमें कौन कौन सी राइट्स एज अ पार्टनर अवेलेबल है?
पहला है राइट टू शेयर प्रॉफिट, यस बिल्कुल। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल भैया जी, पार्टनर है तो कंडक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी, हर पार्टनरशिप में राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। जो भी चीजें फर्म की डिसाइड हो उसमें हर पार्टनर्स को मिल बैठकर डिसाइड करना चाहिए। तो बेटा ये तीनों राइट्स हैं, तो आंसर क्या होगा? डी। पार्टनर का पहला राइट है प्रॉफिट के ऊपर, दूसरा राइट है कि फर्म के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, और तीसरा राइट है कि कंसल्ट करके ही हर चीज डिसाइड होनी चाहिए। सो द आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू पार्टनर? कौन सा राइट है जो पार्टनर को अवेलेबल नहीं है? एवरी पार्टनर इज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं भैया, ये तो राइट है, बिल्कुल हर आदमी भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कॉपी भी मांग सकता है, चेक कर सकता है, ये तो पार्टनर का राइट है। और हमें क्या देखना है, कौन सा राइट नहीं है? ये तो भाई है। Every partner has right to disallow the admission of a new partner. Yes, बिना भैया जी पार्टनर के कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल राइट है भैया। नेक्स्ट वन, if a partner is given any loan or advance to the firm, he is entitled to receive interest at the rate decided by the State Bank of India. नहीं भैया जी, यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो यदि रेट तय है तो उस रेट से लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और नहीं रेट तय है तो 6% पर एनुम के रेट से दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करेगी, ये गलत है। तो कौन सा राइट नहीं है? तो बेटा पहला दिया था कि कॉपी इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की, बिल्कुल ये राइट है। इज इट क्लियर? किसी भी पार्टनर को एडमिशन से मना कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है। लेकिन भैया जी लोन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट से इंटरेस्ट देंगे, ये कोई राइट नहीं है। और एक और दिया, एवरी पार्टनर इज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। यस, कोई भी आदमी नोटिस देकर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट नहीं। तो क्या आंसर होगा? सी। नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटन ओनली, मस्ट बी ओरल, मे बी रिटन और ओरल, एनी ऑफ दीज। सो आंसर क्या है भैया जी? मे बी रिटन और ओरल। सो आंसर सी है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। What makes the partnership deed desirable? क्यों कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और राइटिंग में होनी चाहिए? आंसर देखते हैं, टू रेगुलेट द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर। बिल्कुल, यदि राइटिंग में होगा, डिजायरेबल इन राइटिंग। बिल्कुल सर, यदि डीड होगी तो बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम मिलेगी। किसी भी इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, इज इट क्लियर? किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिटन डॉक्यूमेंट के होने पर सॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। होपफुल इन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, कल मामला कोर्ट में चला जाए तो बिल्कुल रिटन एग्रीमेंट बहुत हेल्प करेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। ओके बच्चा, सो बच्चा इतना मैंने एड्रेस किया। बच्चा दैट्स फॉर टुडे। इज इट क्लियर? रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं बहुत बारीक काम कर रहा हूँ सर, मैंने अभी फंडामेंटल का एक भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं किया है बच्चा। अब तक मैंने जो अटेम्प्ट किया वो क्या है? लीगल बारीकियाँ। इज इट क्लियर? एक एक चीज तैयार करो, रोना नहीं पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे। सो बच्चा that's for today, rely on us because we rely on lot of experience। ये है गौर सर का दावा, गौर सर का वादा, विश्वास करके तो देखो। थैंक यू।